हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हम सीए फाउंडेशन के स्टेटस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज हम ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे कि ये हमारा जो पेपर होता है ये 40 मार्क्स का होता है और ये कौन से पैटर्न पर होता है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। कौन से पैटर्न पर? ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। ठीक है, और इसमें यूं मान के चलिए अगर आप जैसा हम पढ़ेंगे या आप पढ़ते हैं पूरा पूरा सिंसियरली होके तो 40 आउट ऑफ 40 आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। जिनको मैथ्स से यूं लगता है कि नहीं मैथ्स हमें नहीं पढ़नी है, मैथ्स से डर लगता है, तो उनके लिए भी परफेक्ट है ये कि आप स्टेट्स को पूरा कवर करके भी आप इजीली इसको इस पर्टिकुलर पेपर 3 को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स को जो पढ़ेंगे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो ये मान के चलिए कुछ क्वेश्चन एज इट इज आते हैं कि बुक से उठकर। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार जो स्कोरिंग होती है वो होती है कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन से। एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, उसको हमें डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है। ऐसी स्टडी को या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना होगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। हमें स्टेट्स में ये जो इसमें है इसमें पता होना चाहिए y का आंसर। किसका आंसर? y। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। ओके, तो हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह से स्टडी करेंगे कि हमें एक एक चीज, कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो उसका क्या यूज है, वो उसका कंसेप्ट क्या है यूज करने का, वो हमें सारा सीखना है। तब जाके हमारे पास थ्योरी अपने आप लर्न हो जाएगी, और अगर थ्योरी लर्न हो गई तो प्रैक्टिकल तो ऑब्वियस लर्न होना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इसको समझने के पहले हम समझें कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है। डेफिनेशंस वगैरह आप सब 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। अगर आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती तो एग्जाम्पल्स हम बच्चों से ही पूछते हैं कि कौन कौन से सही रहेंगे। फिलहाल अभी मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप सपोज करके चलिए कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हमें क्या करना है, हमें एक बिजनेस प्लान करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो रेडीमेड क्लॉथ का कर रहे हैं। रेडीमेड क्लॉथ्स की हम क्या कर रहे हैं, एक शॉप ओपन करना चाहते हैं। शॉप या शोरूम बोल सकते हैं आप। ठीक है, और हमें ओपन करनी है फिलहाल कोटा में जहां हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि शॉप या शोरूम को ओपन करने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कुछ मैं बताता हूं। ओके, देखिए, जैसे सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम किस एरिया में शॉप को ओपन करें। ओके, शॉप का एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमें लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी कि इस एरिया में लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। वैसे लगते कुछ सिमिलर से हैं लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लोकेशन के बाद हमें शॉप की साइज की जरूरत पड़ेगी कि शोरूम जो ओपन करे या शॉप जो ओपन करे उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमें फिर उसमें पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी। भाई शॉप लेंगे तो हमें पेंटिंग करनी पड़ेगी, उसका कलर वगैरह डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आ जाएगा, लाइट्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इंटीरियर, और इंटीरियर के पहले हमें जरूरत पड़ेगी फर्नीचर। ठीक है, किसकी? फर्नीचर की। फर्नीचर के बाद हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? सोचिए थोड़ा। फर्नीचर के बाद हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? सेल्स पर्सन की, सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन के बाद हमें हो सकता है जैसे एसी। ठीक है, एसी या लाइट्स या मिसलियस एक्सपेंसेस इसमें ले लेते हैं हम, जो भी है। और उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेम। हमें शॉप का नेम क्या रखना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए एरिया की बात करें तो एरिया हमें वो वाला सेलेक्ट करना पड़ता है जहां पर रश ज्यादा होती है। ठीक है, या जहां पर हमारे कस्टमर्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फ्रेंड से या जहां भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे। हम आइडिया लगाएंगे कि हाँ इस एरिया में शॉप हमारी अच्छे से चल सकती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसकी? लोकेशन की। अब एरिया तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? What will be the preferred location? Okay, it means मेन रोड पे लें
या फिर गली के अंदर कॉलोनी में, ठीक है। तो आई थिंक जो हमें लोकेशन प्रेफर करेगी वो कौन सी करेगी, मेन रोड वाली, ठीक है। तो मेन रोड की लोकेशन हमें प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। साइज कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली एक शोरूम की साइज अच्छी खासी होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा शोरूम होना चाहिए ताकि उसमें माल ज्यादा आ सके। माल से याद आया, हम माल भरना तो भूल ही गए, स्टॉक, ठीक है। इसके बाद आती है पेंटिंग। शोरूम सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है पेंटिंग। आपका शोरूम लुकिंग वाइज अच्छा लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, और पेंटिंग करवाने के लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए आप इंटीरियर या जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, या इंटरनेट पर ऑनलाइन वगैरह काफी सारी डिजाइन वगैरह होती हैं, ठीक है। वो अभी सब इंटीरियर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी साड़ी वाले की शॉप देखी होगी, जब भी आपके पेरेंट्स वगैरह या मम्मी वगैरह या सिस्टर वगैरह या आप भी कई बार परचेजिंग करने जाते हैं, तो साड़ी वाले क्या करते हैं, वो गोल्डन लाइट्स के बल्ब, गोल्डन जो कलर के होते हैं वो बल्ब अच्छी तरह जला देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो साड़ीज है उनमें अच्छी शाइनिंग आए। तो लाइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है शोरूम में, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर दिखे, ओके। तो लाइटिंग भी जो छोटी छोटी लाइट्स होती है शोरूम्स में जो लगती है वो काफी कॉस्टली आती हैं, ओके। फिर आती है बात इंटीरियर की। इंटीरियर अगर अच्छा होगा तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, ओके। फर्नीचर की बात आती है तो फर्नीचर काफी सारे तरीका होता है, ग्लास का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और आपके आयरन का हो सकता है, सस्ता भी और अच्छा भी, ठीक है। वुडन फर्नीचर हो सकता है, वुडन में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उसमें कीड़े वगैरह, दीमक वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। ग्लास का फर्नीचर अच्छा रहता है लेकिन टूटने का डर रहता है। एल्यूमिनियम भी बेस्ट है, स्टील आजकल अल्टरनेट अच्छा आ रहा है, तो हम भी इसको लुकिंग वाइज फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है सेल्समैन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम तो कपड़े बेचेंगे नहीं, कौन बेचेगा, सेल्समैन बेचेंगे। एक अच्छे खासे शोरूम के लिए आपको सेल्समैन की रिक्वायरमेंट रहती है, और नॉर्मली एक सेल्समैन की जो सैलरी रहती है वो 10 से 15,000 रहती है मिनिमम, ठीक है। और 10 to 15,000 अगर सैलरी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सेल्समैन आपका वेट कर रहा था कि नहीं आप शोरूम ओपन करेंगे तो वो आपकी शॉप में आएगा, आपको उससे कहीं से लाना पड़ेगा, ठीक है। लाना पड़ेगा तो हो सकता है कि उसको 50,000 ₹1,00,000 एडवांस देके तोड़ना पड़े, ऐसा होता है, ठीक है। तो सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी। एक अनट्रेंड ट्रेनी सेल्समैन भी चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी कौन पिलाएगा, कस्टमर से ने पानी मांग लिया तो आप तो बोलोगे नहीं है झाड़ू वगैरह लगाना है, तो वो सारे एक ट्रेनी सेल्समैन और चाहिए जो कम रेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है एसी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह, एसी भी जरूरत है, आजकल गर्मी कितनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरी आती है स्टॉक्स की। स्टॉक्स में दो ऑप्शन है, आप जो परचेजिंग करेंगे शॉप के क्लॉथ्स की वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप लोकल परचेजिंग करें या फिर बाहर, जैसे सूरत है, मुंबई है, लुधियाना वगैरह, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, जैसी चॉइस होती है वैसे आप परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप बाहर से परचेजिंग करेंगे इनिशियल शॉप के लिए तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, बाहर आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन लोकल लेवल पे आपको जो जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि आपकी गुडविल या आपके जान पहचान से कहीं ना कहीं शुरू में आपको क्रेडिट मिल जाए, तो बेनिफिट हमें दोनों तरफ से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा स्टॉक फिनिश हो गया तो हम लोकल से ही परचेज करेंगे, अदरवाइज आउटसाइड से परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमने प्लान बना लिया। अब बारी आती है नाम की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा दिमाग जो लगाना पड़ता है वो नेम में लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार राशि वगैरह देखनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी देखनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी, काफी सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। और एक बार आपने नाम रख दिया तो ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद आप नाम वापस बदल देंगे। जैसे हमारा नाम है, एक बार जो हमने रख दिया वो परमानेंट छप गया, ठीक है। तो नाम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, ऐसा नाम रखना पड़ता है जो जुबान पर आसानी से चढ़ जाए, ठीक है। और इन सबके बाद बारी आती है किसकी, इनोग्रेशन की। अब हम इनोग्रेट कर सकते हैं, इसमें एक मार्केटिंग वगैरह का भी है, वो सब मिशनलेस में हम ले चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले हम मिले थे, हमने एक शॉप का आइडिया दिया आपको। हो सकता है कि आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन चलने लग गया हो कि आपने एरिया कौन सा लिया, आपके एरिया के अकॉर्डिंग उसमें लोकेलिटी कौन सी ली, शोरूम में कलर कौन सा लिया, इंटीरियर फर्नीचर किस तरह का लगाया है, आपके दिमाग में वीडियो चल रहे होंगे, फोटो चल रहे होंगे कि आपने कपड़े भी रख लिया, आप काउंटर पे बैठे हुए भी हैं, ठीक है, और आपके पास सेल्समैन है, आपने नाम भी सोच लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो रह गई क्या, मनी। क्या चीज,
मनी। अभी हमने क्या किया, हम तो मिले ही थे थोड़ी देर पहले, हमने प्लान बनाया, ख्याली पुलाव ही तो ये सब किसके बिना बेकार है, मनी के बिना। मनी आएगी कहां से, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ध्यान आता है हमें हमारे फ्रेंड्स। सपोज कर लीजिए अगर ये शोरूम हमें ओपन करना है तो अगर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, वैसे मैं रफ आइडिया देता हूं। अगर आप मिनिमम साइड पे भी जाएं तो ये मान लीजिए नाना करते भी 15 से 40 लैक्स के बीच में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। 15 तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, 15 से 40 के आसपास, या मान लीजिए आप 25 से 40 लाख के आसपास इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। वो भी कब, जब आप शॉप को परचेज कर रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, दो ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। इतने लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। अब 25 से 40 लाख के बीच में अमाउंट आएगा कहां से? पहली बात, हमारे फ्रेंड्स हमें नहीं देंगे, उनसे आप 1000 रुपए मांग लो, मना कर देंगे। या 25 से 20 लाख, आप भी जानते हो आपके फ्रेंड्स, और अचानक इतना बड़ा अमाउंट मांगे तो बहुत सारे ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, हो सकता है दे भी दें, अच्छी बात है। रिलेटिव्स, आजकल मुझे नहीं लगता रिलेटिव्स इतना अमाउंट आपको देंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है बैंकिंग वगैरह, दिमाग में आता है बैंक काहे के लिए है, जब विजय माल्या वगैरह जैसे लेके भाग चुके तो हमें तो देंगे, हम तो यही है, ठीक है। लेकिन बैंक लोन उन्हीं को देता है नॉर्मली जिनको जरूरत नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास एसेट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास लोन लेने के लिए कुछ आपको रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है वो आपके पास एसेट होनी चाहिए, तभी आपको बैंक लोन देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। अब बारी कहां से आती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रख नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स ने आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी करी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीजों की बारी आती है। अब हमारा प्लान तो फेल हो गया बिना पैसों के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थक हार के जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए था उसकी याद सबके बाद में आती है, वो है हमारे पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता की याद बाद में आती है, क्यों? जब कुछ काम नहीं हुआ तो लौट के घर पे ही आना पड़ेगा और घर पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, आप सो के उठे और आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि पापा मेरे को इतने लाख रुपए चाहिए। पापा क्या कहेंगे, बेटा नींद नहीं आएगी तेरे को, अच्छी तरह सो ले, पहले सपना देख रहा है, ठीक है। नहीं, मेरे को तो चाहिए, मेरे को बिजनेस करना है। तो आपके पापा क्या पूछेंगे आपसे, पेरेंट्स क्या पूछेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या पूछेंगे, कौन सा बिजनेस करना है, इतने लाख रुपए की जरूरत क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्लान आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि मैं ऐसे एरिया सेलेक्ट करूंगा, ऐसे लोकेशन करूंगा। आपके पेरेंट्स ने पूछा ये एरिया क्यों, कि मैंने वहां जा जाके देखा वगैरह, ऐसा इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है। साइज, शॉप, पेंटिंग, सेल्समैन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटीरियर, फर्नीचर, ये फर्नीचर क्यों लगाया भाई, क्योंकि इसमें ये खास बात है, ये ड्यूरेबिलिटी है, ये नाम क्यों रखा, एसी वगैरह स्टॉक कहाँ से लाओगे, सारा। दूसरी बात, आपने पेरेंट्स ने चलो आपकी बात मान के पैसा दे भी दिया, तो उनको ये भी देना पड़ेगा, उनसे भी तो आप लोन ही ले रहे हो एक तरह से, उनका पैसा यूज कर रहे हो तो उनसे भी तो लोन ही ले रहे हो, उनको भी तो आपको रिपेमेंट करना है। आपको उनको सारा प्लान बताना पड़ेगा फाइनेंशियली कि कब तक आपकी ये सारी चीज आप उनका पैसा चुकाएंगे, कब जाके आपका ब्रेक इवन आएगा, कब जाके आप प्रॉफिट में जाने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारा प्लान अगर आपके पेरेंट्स को समझ में आ गया, ये सारा प्रेजेंटेशन आपके पेरेंट्स को समझ में आ गया, क्या मैंने वर्ड क्या बोला, प्रेजेंटेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी, उनको अलग अलग चीजों के बारे में क्लासिफाई करके बताया, प्रेजेंटेशन किया, अगर आपके पेरेंट्स को समझ में आ गया, क्या, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो इंफॉर्मेशन आपने इस बिजनेस के लिए कलेक्ट करी, उसको अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करके अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करी, ठीक है। अगर उनको क्लियर हो गई, आपका प्लान उनको पसंद आया, तो वो क्या करेंगे, यस कर देंगे कि नहीं बेटा अच्छा प्लान है, खोलो। अगर उनको लगेगा कि इसमें कुछ कमी है, तो आपको बोलेंगे नहीं बेटा अब इसमें कुछ कमी है, आप थोड़ा और एक्सपीरियंस लो, कहीं जाके काम सीखो वगैरह वगैरह, जो भी रीजंस होंगे वो आपको बता देंगे, ओके। तो इसमें बात आती है सारे आपके प्रेजेंटेशन की। अगर आपके इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे किया, उसको अलग अलग डिवाइडेड कैसे किया, उसको प्रेजेंट कैसे किया, सबसे मेन पार्ट है प्रेजेंटेशन। जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, अगर मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन बेकार है, ठीक है। मेरा एनालिसिस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं कई बार थोड़ा तेज भी, फास्ट भी चल देता हूँ, लेकिन आप इसको वापस रिपीट करके देख भी सकते हैं फिलहाल, ओके। तो ये सारी बातें होती है। हाँ, एक बात कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने बैंक का हमें तो मना कर दिया,
पेरेंट्स भी तो बैंक से ही लेंगे या हो सकता है उनके पास हो, हाँ पेरेंट्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट गुडविल होगी, वो अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल है, उनके पास प्रॉपर्टी होगी। लेकिन आप अभी पढ़ के निपटे हैं, हमारी कोई गुडविल नहीं होती है, पेरेंट्स की गुडविल भी होती है, प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है, तो उनको इजीली लोन मिल सकता है। ओके, तो ये सारी बात हमने अब करी। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल से हमारी पढ़ाई पर। ओके, चलिए पढ़ाई की बात करते हैं थोड़ा। ये सारी चीजें नोट करने के लिए नहीं थी, ये केवल समझने के लिए कि अब स्टेट्स में करना क्या है, हमें होता क्या है बेसिकली स्टेट्स में। तो देखिए, हमने बात करी इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन में हम स्टेटिस्टिक्स, मतलब जो स्टेट्स है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ही हम सब कुछ करेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन को स्टेट्स में बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। सारी स्टेट्स किस पे डिपेंडेड है? डेटा पर। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिड आती है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। न्यूज़पेपर से आप उनको प्रोजेक्ट बना के देते हैं, वो सारी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। स्टेट ऐसा नहीं है कि आपको यही काम आएगी, आगे सीए फाइनल वगैरह में भी आपको काम आएगी। इसके कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपको वहां पर भी पढ़ने मिलेंगे, और ये ऐसी चीज है डेली लाइफ में काम आती है, ठीक है। और बेसिकली ये किस में काम आती है? सारे बिजनेसेस में काम आती है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा हुआ है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डेटा। पूरी स्टेट्स किस पे डिपेंड है? डेटा पर। डेटा पर मतलब रफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमने जो कलेक्ट करी थी, कहां से? एरिया में जाके, फ्रेंड से वगैरह, जैसे भी एनी हाउ हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? डेटा। अब इस डेटा में हमें 4 काम करने पड़ते हैं स्टेट्स में। पहला काम, हमें इस डेटा का करना पड़ता है कलेक्शन। क्या करना पड़ता है? कलेक्शन। सेकंड, हमें इस डेटा का करना पड़ता है कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन। थर्ड, इसके बाद हमें करना पड़ता है इसका प्रेजेंटेशन। क्या करना पड़ता है हमें इसके बाद? इसका प्रेजेंटेशन। और फाइनल वाला पार्ट एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए, जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था उसको हम इसमें समराइज करते हैं। कैसे? डेटा को क्या करना, हमने कलेक्ट किया। कैसे किया? एरिया, कौन से एरिया में खोलनी चाहिए, फ्रेंड से पूछा। कौन से टाइप का फर्नीचर लगाना चाहिए, आयरन का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, कौन सा सही रहेगा, लॉन्ग लाइफ किसकी रहेगी, वो सारी चीजें, क्योंकि पैसा तो हमारे लग रहा है, सोचना तो हमें ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो डेटा को हमने क्या किया? कलेक्ट किया। अब क्लासिफिकेशन में क्या करना है? देखो, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसकी नेचर अलग अलग थी। जैसे एरिया, इस एरिया में, ए एरिया में, बी एरिया में, सी एरिया में, हमने डेटा को कलेक्ट किया कैसे? एरिया वाइज। फर्नीचर, कौन सा क्वालिटी वाला फर्नीचर है, ठीक है। शॉप हमें परचेज करनी चाहिए, रेंट में लेनी चाहिए, क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी देखिए यार पैसा किसमें कम लग रहा है। सेल्समैन, एक सस्ता सेल्समैन, एक कॉस्टली सेल्समैन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। ओके, तो डेटा का कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने क्या किया? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेजेंटेशन जो हमने अपने पेरेंट्स के सामने किया था, किसके लिए? फंडिंग के लिए। तो प्रेजेंटेशन हमने कर दिया। अब प्रेजेंटेशन करने के बाद जो पार्ट आती है वो किसके आती है? पेरेंट्स की। कि नहीं, पेरेंट्स एनालाइज करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट है, तो हमें वो यस कर देंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। तो सब कुछ क्या है? एनालिसिस पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो डेटा में हम 4 काम करेंगे पूरी स्टेट्स में। कलेक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा एग्जाम्पल कि बेसिकली स्टेट्स में होता क्या है। ओके, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टेट्स में हमें करना क्या है। पूरी स्टेट्स में केवल ये 4 काम करने, इन 4 काम के अलावा कोई काम नहीं करना है। अब हमारे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम 3 टॉपिक की बात करें, किन टॉपिक की? इन 3 टॉपिक की। तो ये 3 टॉपिक हमारा जो फर्स्ट है, स्टेटिस्टिक्स की स्टार्टिंग का जो चैप्टर है उसमें है सारे ये स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ये सारे उसमें, मतलब एक तरह से अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन है,
ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं वही हम डायरेक्ट अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, सारा चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो एनालिसिस है, जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एनालिसिस में मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बाकी सारे, मतलब जिसके तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इस डेटा के बिहाफ पर, वो सारा पार्ट किसमें आता है, एनालिसिस। तो बाकी के सारे चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस में हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। मैं आपको बता दूं, हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर वो वैसे तो प्योर थ्योरेटिकल है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका होता है, अभी हम उसमें से केवल काम का पढ़ेंगे। काम का मतलब हमारे काम से मतलब ध्यान रखना, जब भी मैं हमारे काम की बात करूं तो काम का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है याद रखना चाहिए, नहीं। हमारे काम का मतलब है ये एग्जाम में काम का है, ठीक है। हमें फालतू के काम के कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से, डाटा से कोई मतलब नहीं, कोई कंसेप्ट से, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल उसी थ्योरी से मतलब है जो हमारे एग्जाम में काम आएगी। तो फिलहाल जो हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे वो हम ये वाला पढ़ेंगे। कौन सा वाला? ये वाला जो हमारे काम का होगा, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल विद थ्योरी। ये दोनों है, प्रैक्टिकल भी है, वैसे तो प्रैक्टिकल है लेकिन इसमें थ्योरी विद प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे। मैंने बताया था वो वाई, क्या वाई का जवाब इन सब में होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें इन सारे डेटा के बिहाफ पर हमें कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करना होता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसके लिए किसी डिसीजन पर जाना होता है, तो उसके लिए हमें स्टेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टेट्स को हम बोल सकते हैं कि डेटा एक तरह से, ठीक है। तो ये सारे काम हमें स्टेट्स में करने हैं, ओके। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थ्योरेटिकल है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद में बुक टू बुक, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हाँ, जैसे 9, 10 जूनियर क्लास में पढ़ते हैं सोशल साइंस, खड़े होकर बता दें हाँ बच्चों पढ़ो, तो वैसे हम इसको पढ़ेंगे एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन इसका जो काम का है, एग्जाम में आने वाला वो सब हम स्टार्टिंग में ही आपको बता देंगे। और अभी तक ऐसा होता है जो बताते हैं वही उसमें से आता है, ओके। तो ये हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, या वैसे तो इसमें डाउट रहना नहीं चाहिए, या हो सकता है इतना ज्यादा नहीं हो, मेन बेसिकली इसमें जो समझना था वो था कि ये करना क्या है हमें स्टेट्स में, ठीक है। पहली बात, ये सारा काम स्टेट्स में होता है, प्लानिंग से लेकर सब कुछ। दूसरी बात, हमें ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमारी मजबूरी है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन, इसके टाइप्स वगैरह, ओके। थैंक यू।